एवरीवन। तो आज हम एक और क्लास लास्ट क्लास में हमने देखा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कर रहे थे। 10.10 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 10.10 के आगे देखेंगे और क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हर क्वेश्चन में कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के ज़रिए मैं आप लोगों के कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स को क्लियर और स्ट्रेंथन करने का प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.11, कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर, एक्सप्लेन। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप सिंपल से लिख सकते हैं, नो, Bernoulli's equation cannot be used to describe the flow of water through a rapid in a river because, see, they have given it as rapid. Just make mark this word rapid. Rapid means the flow will not be laminar. The flow will not be a streamline flow. It will be a turbulent flow. Okay, so before I go to the question number 10.12, I'll just explain what is Bernoulli's equation. Bernoulli's equation क्या है बेसिकली, और कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन ये किस पे बेसिस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक। जो भी बर्नौली साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो अपनी थ्योरम को डिराइव किया वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगा के किया। सेकेंड पॉइंट है, वैलिड ओनली फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो, नॉन टर्बुलेंट। ओके, देखिए, नॉन टर्बुलेंट इसलिए, अगर टर्बुलेंस है किसी भी फ्लो में, ये फ्लो हो रहा है, इसमें अगर टर्बुलेंस है तो टर्बुलेंस क्या करता है? टर्बुलेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, तो सम हीट एनर्जी भी जनरेट होती है। इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सो मोटा मोटा आप ऐसा समझिए, बर्नौलीज इक्वेशन केवल और केवल स्ट्रीम लाइन फ्लो या नॉन टर्बुलेंट फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल है। 10.11 में इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है बर्नौलीज लॉ, क्योंकि ये रैपिड फ्लो है। शायद आप लोगों को पता होगा, हम लोग टर्बुलेंस और नॉन टर्बुलेंस फ्लो निकालने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं, जो कि फॉर्मूला है डी रो डिवाइड बाई म्यू। डी डेंसिटी, वी वेलोसिटी, रो डी डायमीटर, सॉरी, रो इज डेंसिटी, ई टाइज विस्कोसिटी। सो यहाँ पे कुछ भी टर्म्स दिए नहीं है, बट रैपिड टर्म्स उन्होंने दिया हुआ है। तो नॉर्मली रैपिड फ्लो के लिए आपका जो फ्लो रहेगा वो नॉन टर्बुलेंट रहेगा, सॉरी टर्बुलेंट रहेगा। तो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन नहीं यूज़ कर पाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वैलिड फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड। ये भी देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेसिस है ये बर्नौलीज थ्योरम। तो अगर विस्कस फ्लूइड है तो लिक्विड के जो लेयर्स हैं वो आपस में रब करेंगी। रब करने से विस्कस एक तरीके से मान लीजिए इट इज़ इक्वलेंट टू फ्रिक्शन। सपोज़ ये सरफेस है, इस पर मैं एक ब्लॉक को पुल करता हूँ कुछ वेलोसिटी v से, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है, म्यू दिया हुआ है, तो डेफिनेटली सम फ्रिक्शन हीट तो यहाँ पे इवॉल्व होगी। तो इसकी जो ब्लॉक की एनर्जी है वो लॉस होगी। वैसे ही आपका जो विस्कस फ्लूइड है, लेयर्स आपस में टकराती हैं, आपस में रब करती हैं, उसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है। और अब अगर हीट एनर्जी जनरेट हो रही मीन्स आप उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। सो एनर्जी लॉस हो रही है तो हम लोग एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है। देखिए, एप्लीकेबल हम लोग कर सकते हैं, बट अगर हमको मालूम है कि कितनी हीट जनरेट हो गई या कितनी हीट लॉस हो गई, तो ऐसा नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको मालूम है। देखिए, जब हम लोग इस चैप्टर में जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे तो हम लोग देखेंगे, बट अभी आप समझिए कि एनर्जी कंजर्व नहीं है मेरी इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरी एनर्जी थोड़ी लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि नॉन विस्कस फ्लूइड में
हम नहीं लगा पाएँ, वैलिड फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड में हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। चौथा देखिए वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है अगर आपको मालूम हो तो देखिए, बर्नौलीज का जो इक्वेशन है P प्लस हाफ रो V वन स्क्वायर हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मेरी डेंसिटी चेंज हो रही है किसी दो पॉइंट्स पे, मान लीजिए ये फ्लो हो रहा है मेरा, ये जो फिगर में देखिए, ये मान लीजिए मेरा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे V2 है। तो अगर मेरी डेंसिटी भी यहाँ से यहाँ चेंज हो जा रही है, मतलब इनकम्प्रेसिबल नहीं रहा मेरा फ्लूइड, तो एक तो मैं ये जो मेरा इक्वेशन और ये निकल के आया है एक बढ़िया सा इक्वेशन, उसको मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगा क्योंकि मेरी डेंसिटी रो वो भी चेंज हो रही होगी इसके अलावा। तो डेंसिटी चेंज नहीं होनी है। इट इज़ ट्रू ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। पांचवा है इट इज़ वैलिड फॉर इरोटेशनल फ्लो। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि द फ्लो इज़ इरोटेशनल। ओके, तो 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5। फिर से देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ओके गुड। वैलिड ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। आई एक्सप्लेन टू यू। जो आपका 10 पॉइंट क्वेश्चन 10.11 है वो इस पर डिपेंडेंट है। वैलिड फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड, डेफिनेटली विस्कस अगर फ्लूइड है तो उसमें हीट लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी चेंज नहीं होनी है 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और वैलिड फॉर इरोटेशनल फ्लो। आई होप आपको समझ में आया होगा बर्नौलीज थ्योरम क्यों हम रैपिड फ्लो में नहीं यूज़ कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10.12 में आते हैं। डज इट मैटर इफ वन यूजेस गेज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन? आंसर विल बी नो, इट डजंट मैटर if either we use absolute pressure or we use gauge pressure। इसका प्रूफ देख लीजिए, इजी है। P प्लस हाफ रो, ये बर्नौलीज का स्टेटमेंट है। इसको मैं, ठीक है, P सपोज P जो है, अच्छा मैंने P नॉट प्लस पी जी लिख दिया है, ठीक है, P गेज। ओके, P इज़ टोटल प्रेशर। जस्ट अ मिनट, आई थिंक, ठीक है, ओके, P इज़ टोटल प्रेशर डेफिनेटली। तो टोटल प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, आई थिंक एवरीबडी नोज, P टोटल इज़ P नॉट विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज। सो ये है, यहाँ पे देखिए हमने वही लिखा, P नॉट प्लस पी जी प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, पी जी प्लस हाफ रो स्क्वायर रो जी एच इज इक्वल टू के माइनस पी। अब देखिए के माइनस पी नॉट, पी नॉट भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, पी नॉट तो कांस्टेंट ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये एक अनदर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब बर्नौलीज का लॉ चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरा पी गेज है, तो मैं चाहे एब्सोल्यूट यूज़ करूँ, सॉरी या एब्सोल्यूट यूज़ करूँ या गेज यूज़ करूँ, सेम है। दूसरे तरीके से देखिए, पी वन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। पी वन की जगह मैंने लिखा पी वन प्लस पी वन गेज, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक, गेज इज गेज। सिमिलर इधर भी देखिए, तो पी नॉट मेरा कैंसिल आउट हो गया, मेरी इक्वेशन निकल के आ गई। तो इट इज़ अप टू अस, आई कैन यूज़ आइदर गेज और एब्सोल्यूट, बट द थिंग इज़ दोनों साइड में हमको सेम चीज़ ही यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि इधर मैंने गेज यूज़ किया और इधर एब्सोल्यूट, इधर भी एब्सोल्यूट देन इधर भी एब्सोल्यूट, इधर अगर गेज तो इधर भी गेज। ओके, आई होप इट क्लियर्स। क्वेश्चन नंबर 10.13 देखते हैं। ग्लिसरीन flows steadily through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. Okay. If the amount of glycerine collected per second at one end is 4 into 10⁻³ kg per second, what is the pressure difference between the two ends of the tube? Okay. तो प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा देखिए, कोई भी जो भी ये कुछ चैप्टर पढ़ रहा है, बर्नौलीज का थ्योरम पढ़ रहा है, वो सोचेगा कि आपको वेलोसिटी भी दिया हुआ है। देखिए, ग्लिसरीन कलेक्टेड एट 1 इंच kg पर सेकेंड मीन्स मास फ्लो रेट दिया हुआ है, यहाँ से आप वेलोसिटी वगैरह को निकाल सकते हो। तो एक एंड में वेलोसिटी दी हुई है और हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसका मतलब जी एच का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एच सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। देखिए हॉरिजॉन्टल ट्यूब है
तो एच तो सेम ही रहेगा। तो मैं सिंपली सी मेरी जो बर्नौलीज इक्वेशन होगी, ये मैं सिंपल पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच तो मैं लिखूँगा ही नहीं, सीधा से पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर से मैं लगा लूँगा। लेकिन अब फिर देखिए बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ पे वैलिड है, नॉन विस्कस के लिए। यहाँ देखिए विस्कोसिटी दिया हुआ, ग्लिसरीन का विस्कोसिटी है, इसका मतलब बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। एक गलतियाँ बच्चे करते हैं, और अब ध्यान दीजिए, अब कंसेप्ट को दिमाग में रखिए कि बर्नौलीज को इक्वेशन को लगाने के लिए मेरे को ये 5 कंडीशंस हेल्दी होनी चाहिए, तभी मैं बर्नौलीज का इक्वेशन लगा पाऊँगा। याद रखिए बर्नौलीज की इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन है। अगर विस्कोसिटी आ गई लिक्विड में तो मेरी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मेरी एनर्जी लॉस होगी हीट के फॉर्म में, तो इसके लिए मैं इधर लगा नहीं पाऊँगा। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, देखिए डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू पाई रो पाई आर फोर डेल्टा पी डिवाइड बाई 8 पाई एल। आई थिंक ये फॉर्मूला एन सी आर टी की बुक में तो नहीं है, मैंने इसको कहीं और से लिया, बट ये फॉर्मूला होता है। dm by dt is a mass flow rate. Mass flow rate is given to you, that is 4 into 10⁻³ kg per second. बाकी चीज़ें सब दी हुई हैं, अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। डेल्टा पी इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻² पास्कल आंसर आएगा। देखिए मैंने यही किया, डी एम बाई डी टी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट किया मीटर में, ईटा इज गिवन एज 0.83, डेल्टा पी इज नॉट गिवन, ये फॉर्मूले में रखा आपका आ गया। 10.14 देखते हैं जल्दी से। इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल द फ्लो स्पीड्स ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स आर दिस एंड दिस। ओके, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर, टेक द डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.3। यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी या एयर रेजिस्टेंस ऐसा कुछ वर्ड यूज़ नहीं किया है। ऑन द सेफ साइड हम लोग बर्नौलीज का थ्योरम यूज़ कर लेंगे, और हम लोग लगाते भी हैं, हमको मालूम है जब एयर लिफ्ट करते हैं कैलकुलेट तो बर्नौलीज का लॉ लगाते हैं। वो क्या होता है, देखिए मैंने लगाया है, एज्यूमिंग स्ट्रीम लाइन ऑफ द फ्लो ऑफ द एयर का डेंसिटी कम होता है, तो ये जो है ये कैलकुलेशन जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो भी लोअर होगा। इसके लिए हमारा जो एजम्पशन कि ये फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा, इट इज़ करेक्ट, इट इज़ नॉन टर्बुलेंट फ्लो। ये फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर रो जी एच प्लस P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच कैंसल्स, क्योंकि अभी मेरा ये है विंग तो यहाँ ज़्यादा हाइट डिफरेंस नहीं है। आपने देखे होंगे एयरप्लेन के विंग्स, उनकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, तो हाइट का डिफरेंस उतना नहीं है। ये मेरा P1 माइनस P2 यही लिफ्ट है, यहाँ मेरा P1 है, यहाँ मेरा P2 है। P1 ऑब्वियसली P2 से बड़ा होगा, तभी ये प्लेन को उठाएगा, तो P1 इज़ बिगर, P2 इज़ लोअर, P1 माइनस P2। ये फॉर्मूला रखा हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये रखा 0.5। लिफ्ट इज व्हाट, लिफ्ट इज नथिंग इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया। लिफ्ट इज प्रेशर ना, लिफ्ट इज फोर्स विच इज लिफ्टिंग द प्लेन एंड द पैसेंजर्स। सो डेल्टा पी इंटू ए, डेल्टा पी 605 है, तो एरिया से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा लिफ्ट आ गया। ध्यान दीजिए सारे यूनिट कन्वर्जन्स बराबर से कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। वेलोसिटीज़ आप मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की, केजी पर मीटर क्यूब में दिया। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। फिगर 10.3 ए एंड बी रिफर टू द स्टेडी फ्लो ऑफ ए नॉन विस्कस। ओके, देखिए नॉन विस्कस दे दिया है, इसका मतलब आप यू कैन यूज़ नॉलेज थ्योरम या नॉन विस्कस फिट दिया हुआ है, विच ऑफ द टू फिगर इज इनकरेक्ट। आई थिंक एवरी वन कैन सॉल्व इट। देखिए आपको यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर P2। अच्छा देखिए हॉरिजॉन्टल पाइप है तो H का कोई वेरिएशन नहीं है, तो मतलब आपका जो प्रेशर चेंजेस होगा वो केवल वेलोसिटी और प्रेशर के टर्म्स में ही होगा। सॉरी, जब आप बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे P1 P2 कौन बड़ा होगा। अगर मेरा V1 बड़ा है तो P1 छोटा हो जाएगा, P2 बड़ा है तो P2 छोटा हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ देखिए ये क्रॉस सेक्शन देखिए, यहाँ पे एरिया आपका छोटा हो गया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो सेम ही रहेगा, यहाँ जितना आ रहा है उतना ही मटेरियल यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब जहाँ पे सकरा नैरो हो गया है वहाँ पे वेलोसिटी बढ़नी पड़ेगी लिक्विड की, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा।
प्रेशर कम हो जाएगा, इसका मतलब ये जो हाइट बड़ी है बड़ी नहीं छोटी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ प्रेशर क्योंकि कम है, P2 इज़ लोअर देन P1, तो ये जो बैरोमेट्रिक रीड करेगा ये कम रीड करेगा। यहाँ पे हाइट ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है। ये प्रेशर आप कैसे निकालेंगे? P1 इज इक्वल टू रो जी एच, अगर मानूँ ये एच है तो, और ये कैपिटल एच है तो रो जी कैपिटल एच। तो क्योंकि ये प्रेशर बड़ा होना है, रो जी सेम है, तो मेरा एच बड़ा होगा ही होगा। तो दिस विल बी द करेक्ट एंड दिस विल बी द इनकरेक्ट। वहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कंसेप्ट्स भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली जरूर क्लियर होंगे। आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।